नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। मैं हूं अनिल कुमार और प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री। प्यारे दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में हम इतिहास को जानने के स्रोतों को डिटेल में पढ़ रहे थे ताकि हमारा एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। ये हमारा मेन मकसद है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका कोई स्टेट पीसीएस हो। जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएससी आने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, आरओ है, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस या अदर स्टेट के पीसीएस, तो सभी में ये क्लास उपयोगी होगी। मेरा प्रयास पूरा ये रहेगा कि आपका जो भी प्रीलिम एग्ज़ाम होता है उसमें आपके क्वेश्चंस ना छूटें इस सेगमेंट से। अभी ये विशेषकर पीटी को ध्यान में रखकर ही क्लास चलाई जा रही है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेंस में बिल्कुल काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए सोर्स पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, है ना। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप मेंस भी लिख सकते हैं, मेंस में लिख देंगे, ठीक है, इजीली। तो ये आपके लिए क्या है, एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर हमारा मकसद केवल डाटा को स्टोर करना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि बिना समझे आप चीज़ों को याद भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडियन जब हमने पढ़ा था स्रोतों को, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री को हमने बांट लिया था कि भाई एक साहित्यिक स्रोत या रिटिन सोर्सेज होंगे और दूसरे आपके पुरातात्विक स्रोत, और लिखित स्रोत को हमने बांटा था कि भारतीय स्रोत और विदेशी स्रोत। तो प्यारे दोस्तों, लिखित स्रोत जो भारतीय स्रोत से उनको हमने पहले ही देख लिया है। आज हमारा जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बल्कि इस सेगमेंट को ज़्यादातर लोग कई बार छोड़ देते हैं कि इजी है, मतलब ये क्या नाम है, इससे नहीं आता है, लेकिन ये सेगमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका आता है, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्जाम में, आप अदर वनडे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास को जानने के विदेशी स्रोत, अर्थात फॉरेन सोर्सेज टू नोइंग हिस्ट्री। फॉरेन सोर्सेज टू नोइंग हिस्ट्री, माय डियर फ्रेंड्स। फॉरेन सोर्सेज को आप अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। इसको हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं हम इसको, ताकि ये इजी हो जाए। तो पहला तो है अकाउंट्स ऑफ ईरानियन, यूनानी एंड रोम ऑथर्स, यानी कि आप इसको कह सकते हो हिंदी में ईरानी, यूनानी व अरबी, रोम लेखकों के वृत्तांत। तो माय डियर फ्रेंड्स, इधर पढ़ेंगे भारत के बारे में, ईरानी लेखक, यूनानी और जो रोम के लेखक थे उन्होंने क्या लिखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अकाउंट्स, जो सेकंड है अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स, अर्थात कह सकते हैं चीनी यात्रियों के विवरण या वृत्तांत, ठीक है। वृत्तांत मतलब अकाउंट्स। और जो तीसरा है अकाउंट्स ऑफ अरब ट्रेवलर्स, अर्थात अरबी लेखकों के वृत्तांत, ठीक है। तो इसको हमने 3 वर्गों में बांट लिया है, अकाउंट्स ऑफ ईरानी, यूनानी एंड रोम ऑथर्स, सेकंड अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स, एंड थर्ड अकाउंट्स ऑफ अरब ट्रेवलर्स या अरब ऑथर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसको 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अकाउंट्स ऑफ
ईरानी, यूनानी एंड रोम ऑथर्स, इन्होंने क्या लिखा? तो पहला है प्यारे दोस्तों हेरोडोटस। क्या बोलते हैं इसको? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो हेरोडोटस यूनान का एक इतिहासकार है, यूनान का रहने वाला है, यूनानी इतिहासकार है, हिस्टोरियन है। और इसने प्यारे दोस्तों एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था हिस्टोरिका। और इस बुक के अंदर पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग किया। इसी वजह से इसको, ये जो बुक है, इसी वजह से इसको, किसको? हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और ये जो बुक थी, ये आप देख सकते हैं 5th सेंचुरी बीसी के आसपास ये बुक लिखी गई। और किसका मेंशन करता है? तो भारत और पर्सिया के रिलेशनशिप का ये क्या करता है? उल्लेख करता है। मेंशन अबाउट इंडियन पर्सियन रिलेशनशिप या रिलेशंस, अर्थात भारत और पर्सिया किसको बोलते थे उस टाइम पे? ईरान। ठीक है, ईरान के जो संबंध हैं, संबंध कैसे? ट्रेड रिलेशनशिप्स, है ना, तो उनका मेंशन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा हेरोडोटस, ही वाज ए यूनानियन हिस्टोरियन। ठीक है, ही रॉट ए बुक on 5th century BC that name is Historica. Historica mention about the India-Persia relationship, and in this book first time use the word history. पहली बार इतिहास शब्द का यूज किया गया। so that इसी वजह से हेरोडोटस known as the father of history। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी बीसी में एक बुक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका था, और इस बुक में पहली बार इतिहास शब्द का यूज किया। इसी वजह से इनको इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो हेरोडोटस के बारे में देखा। इसके बाद है एक टेरियस। दोस्तों, ये जो टेरियस है हिस्टोरियन भी है, और ये एक फिजिशियन था जो कहाँ का? ईरानी राजा यानी कि राजवैद्य था। तो कई बार पूछ सकता है ये कौन था? ही वाज ए फिजिशियन ऑफ द ईरानी किंग्स। ठीक है, यानी कि ईरानी राजा का राजवैद्य था टेरियस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना, ईरान से जुड़ा हुआ था दोनों। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे के बाद हम देखेंगे सिकंदर जो था वो मकदूनिया, जो कि ग्रीक यानी कि यूनान की तरफ पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। और आपको याद होगा कि सिकंदर जो है उसने भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो है कब किया था? 326 बीसी के आसपास इसने 326 बीसी में आक्रमण किया था। और इसको पहला फॉरेनर अटैक माना जाता है भारत पर, पहला विदेशी आक्रमण के रूप में भी देखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हुआ ये कि इसके साथ कुछ लेखक भारत आए थे, और कुछ लेखक जो है इसके बाद भारत आए थे। तो पहली बात तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, ठीक है, नंद वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, इस टाइम पे नंद वंश भारत में कौन सा चल रहा है जब अटैक किया है? नंद वंश अर्थात नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का भी जो राजा था उस टाइम पे, वो जो राजा था इस टाइम पे वो था घनानंद। और घनानंद बहुत ही पावरफुल था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, और सिकंदर इसकी सेना से भयभीत हो गया था। ठीक है, और बाद में वो लौट भी गया। तो प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे सिकंदर ने जब भारत पर अटैक किया था तो उस टाइम पे कुछ उसके साथ राइटर्स आए थे। तो वो पूछ लिया जाता है, ये 3 राइटर्स, उनका नाम याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नियार्कस, पहले का नाम है नियार्कस, दूसरे का नाम है ऑनेसिक्रिटस, और तीसरे का नाम है
एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुल्स, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, नियार्कस आर्नेसिक्रिटस और दूसरा एरिस्टोबुल्स। लेकिन इसके बाद भी आए थे, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में आए थे, ठीक है। कहाँ के? तो ये भी ग्रीक यानी कि यूनान का ही रहने वाला है। तो वहां से जो आए थे, यानी कि भारत पर आक्रमण के बाद, यानी कह सकते हैं आप सिकंदर के आक्रमण के बाद जो भारत में आए थे, वो भी, उनमें भी तीन हिस्टोरियन, तीन जो इतिहासकार थे, उनका नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण आता है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है आपका मेगास्थनीज का नाम। मेरे प्यारे दोस्त, मेगास्थनीज हो गया, दूसरा है डाइमेकस, तीसरा है डायोनीसियस। एक बार फिर से देख लीजिए, तीन लेखक मैंने आपको इधर बताया है जो सिकंदर के आक्रमण के बाद आया, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनीसियस। और इधर कौन कौन से आए थे जो इसके साथ आए थे? तो इसके साथ आए थे नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज, माय डियर फ्रेंड्स, मेगास्थनीज की अगर हम बात करें, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो मैसिडोनिया का रहने वाला था, मैसिडोनिया का निवासी था मैसिडोनिया का वो किंग था, किंग ऑफ मैसिडोनिया। उसका राजदूत के रूप में इसको भारत भेजा था, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा था अपने राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में। और किसके दरबार में भेजा था? तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सेल्यूकस निकेटर के बारे में पहले देख लीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो कौन था? वो सिकंदर का ही सेनापति रहा था कभी। तो पहले वो सिकंदर का सेनापति रहा था, ठीक है, ये याद रखना है। और इसको मैंने बताया कि ये मेगास्थनीज, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा है, कहां पर भेजा है? भारत में, ठीक है, अपना राजदूत बना के। तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में भेजा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको भी देख लीजिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बुक लिखा प्यारे दोस्तों, इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक लिखा, इंडिका नामक पुस्तक लिखी इसने। और इंडिका, अब आप याद रखेंगे कि इंडिका जो है वो किसकी जानकारी का स्रोत है? तो मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। ये किसका है? मौर्यन सोसाइटी, कल्चर, मौर्यन इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी महत्वपूर्ण सोर्स था, ठीक है, मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में बताने वाला स्रोत था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। मेगास्थनीज ये कौन है? ही वाज ए एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या था? अर्लियर ही वाज ए कमांडर चीफ ऑफ सिकंदर। एंड ये कहाँ का रहने वाला है? तो मैसिडोनिया का रहने वाला है, ठीक है। ही रॉट ए बुक दैट नेम इज इंडिका। इंडिका डिस्क्राइब द मौर्यन सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट्स ऑल, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। खैर, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे जो महत्वपूर्ण है, जो हमें जानना चाहिए, वो है डाइमेकस। डाइमेकस सीरिया, आपने सुना होगा सीरिया। तो ये सीरियन किंग एंटियोकस का राजदूत था, अर्थात डाइमेकस वाज ए एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस हु वाज द किंग ऑफ सीरिया, याद रखेंगे। और ये भारत आया था, बिंदुसार के दरबार में आया ये भारत। बिंदुसार कौन है? तो प्यारे दोस्तों, अशोक, ये
आप चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। तो डाइमेकस किसके बारे में जानकारी देगा? ये बात ध्यान रखना है, मौर्य काल के बारे में जानकारी देगा, इंपोर्टेंट है। उसके बाद है डायोनीसियस। डायोनीसियस की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये मिस्र, इजिप्ट के राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है। ही वॉज ए एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट किंग, दैट नेम इज टालमी फिलाडेल्फस। और ये भी भारत आया बिंदुसार के दरबार में। ही ऑल्सो कम इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार वाज ए मौर्यन किंग, ठीक है। बिंदुसार एक कौन है? मौर्यन किंग। अर्थात डायोनीसियस भी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी देता है मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में, बिंदुसार के शासनकाल के बारे में। उसके बाद दोस्तों अदर देख लेते हैं। एक दोस्तों लेखक है प्लिनी, ठीक है। प्लिनी दोस्तों ये रोम का रहने वाला है, रोम का इतिहासकार है, और इसने 1st सेंचुरी एडी में, ठीक है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पहली पुस्तक बन जाती है जो कि भारत में पशु, पौधे, खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। यानी कि भारत में पशुओं के, पौधे, ठीक है, और खनिज पदार्थ यानी कि आप कह सकते हैं मिनरल्स के बारे में जानकारी देने वाली पहली बुक बन जाती है प्लिनी की बुक, जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद है एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ये बड़ी ही फेमस बुक है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका राइटर का नहीं पता, यानी कि एक लिखी गई है एक अननोन राइटर जो कि कहाँ का रहने वाला था? यूनानी ट्रेडर था। यानी कि ये एक अननोन राइटर द्वारा लिखी गई है, अज्ञात लेखक है इसका, और वो यूनान का रहने वाला था, यूनान का एक व्यापारी था। लेकिन दोस्तों ये जानकारी बहुत ही जानकारी का भारत की बारे में जानकारी देता है, महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के बंदरगाहों, ठीक है, पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड जो आपकी जो व्यापारिक वस्तुएं थी, कह सकते हैं आप, जो ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हुई जो आर्टिकल्स थे भारत का, ठीक है, कौन सी चीज़ों का व्यापार करता था उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो इस प्रकार हमने देखा अकाउंट्स ऑफ यूनानी एंड रोम। उसके बाद आप जो दूसरा है, सेकंड जो हम जो देखने वाले हैं वो है अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स। चाइनीज ट्रेवलर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों इतिहास को जानने, भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में माना जाता है चाइनीज स्रोतों को। और चाइनीज स्रोतों की बात अगर हम करें तो दोस्तों जितने भी चाइनीज ट्रेवलर्स भारत आए वो एक्चुअली बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। आपको पता है कि चाइना में बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है, यानी कि वहाँ पर माना जाता है। तो ये सारे के सारे आप देखेंगे बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, अनुयायी थे, बौद्ध मतानुयायी थे। और इनका जो मेन मकसद था भारत में विजिट करने का वो था बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करना, टू कलेक्ट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बौद्धिज्म, ठीक है। तो इनका मेन मकसद क्या है? मैंने दो बातें बताई चाइनीज ट्रेवलर्स के बारे में। पहली बात तो ये इतिहास, भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये जितने भी आए थे ये बौद्ध मॉन्क थे, बौद्ध फॉलोअर्स थे, ठीक है। और मैंने बताया कि इनका मेन मकसद था कि बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना। क्यों ऐसा क्यों है कि ये यहीं पर क्यों आए? क्योंकि बौद्धिज्म का जो उदय हुआ है प्यारे दोस्तों वो तो भारत से हुआ है ना। और भारत में आपको पता है कि बिहार, ठीक है, बौद्ध गया, ठीक है, वहाँ से तो आप देख सकते हैं बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ से बौद्धिज्म का उदय हुआ था। अभी हम पढ़ेंगे 600 BC के अराउंड, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मेजर ट्रेवलर्स। इसमें अगर हम मेजर चाइनीज ट्रेवलर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा 3 नाम आते हैं। पहला है फाहेयान, प्यारे दोस्तों फाहेयान, दूसरा है हैंगसान और तीसरा है इत्सिंग। 3 नाम आते हैं। फाहेयान की बात करें प्यारे दोस्तों, फाहेयान आप देख सकते हैं 5th सेंचुरी AD में आया था, ठीक है, 5वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। इस 5वीं शताब्दी ईस्वी, BC नहीं AD मतलब मैंने बताया था BC और AD में क्या अंतर होता है कि BC जो है वो आपका उल्टा चलता है जबकि AD सीधा चलेगा, ठीक है। यानी कि
इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये 0 है और इससे पहले जितना भी था ये क्या मान लीजिए इसको आप, ये था BC। जैसे मान लो 3000 BC, 2000 BC, तो इस करार 1 आएगा इधर। और इधर अगर हम AD की बात करें तो AD क्या है, 1 से आगे की तरफ बढ़ेगा, 1 2 3 और आज हो गया 2024। तो ये AD है, ठीक है। इसका विभाजन के बारे में मैंने बात किया है पहले, क्यों इसको AD और BC में बांटा गया था। इसको माना गया था कॉमन एरा, और इसको बोल देते हैं बिफोर कॉमन एरा, इसको बोलते हैं आफ्टर कॉमन एरा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों 5वीं सेंचुरी AD में आया है और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अर्थात जो कि गुप्त वंश अर्थात गुप्त डायनेस्टी से जुड़ा हुआ राजा था, ठीक है, सबसे पावरफुल राजा था। उसके समय में फाहियान भारत आता है, फाहियान। और उसके बाद है दोस्तों हैंगसान जो है वो 7वीं सेंचुरी AD में आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैच द फॉलोइंग के संदर्भ में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। और इसने एक बुक लिखी थी CU की पुस्तक लिखी थी किसने दोस्तों, हैंगसान ने। और ये हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। याद रखेंगे हैंगसान हर्षवर्धन, बस आपको क्या है ट्रिक याद रखना है इसमें, H बराबर H, ठीक है। यानी कि हैंगसान तो आपको याद लगा देना है, कौन, हैंगसान के आगे लगा देना हर्षवर्धन। जबकि जो आपका फाहियान आएगा तो वो किस में हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा इत्सिंग, ये आपके 7वीं शताब्दी के एंड में आता है, एंड इसके यानी कि 7वीं शताब्दी के एंड यानी कि 671 में ये एग्जैक्ट आता है भारत में। और ये आता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत आता है। इसमें इसकी बात यह है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह में पढ़ा था, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में वर्णन करता है, तो नालंदा में ये रहा था, इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में ये क्या करता है, मेंशन करता है अपने इतिहास के अंदर, अपने लेख के अंदर। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो है वो आप देख सकते हैं क्या है, अकाउंट्स ऑफ अरब ऑथर्स, यानी कि अरबी लेखकों का वृत्तांत हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरे नंबर का और लास्ट है। ये जो है जो अरबी लेखक थे प्यारे दोस्तों, ये पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल जब आया, दिल्ली सल्तनत से पहले जो आया, ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे विदेशियों के मुस्लिम आक्रमण जब हुए भारत पर, ठीक है, तो एक्चुअली ये अर्ली मिडिएवल पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं मुख्य रूप से। तो आप देख सकते हैं अर्ली मिडिएवल पीरियड, वहाँ उस टाइम का समाज, उस टाइम की सोसाइटी, उसके बारे में जानकारी देते हैं। और इसमें मेजर ट्रेवलर्स कौन कौन से हैं, तो प्यारे दोस्तों सबसे मेजर जो ट्रेवलर है इसमें पहला है अल-बरूनी। 11th सेंचुरी AD में भारत आया है, 11वीं शताब्दी, ठीक है, में आया था भारत। और ये आया था महमूद गजनवी के साथ, भारत आया था। इसने जो है प्यारे दोस्तों 2 बुक लिखी हैं जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने 2 बुक लिखी हैं और वो दोनों ही अरबी भाषा में लिखी हैं। कौन कौन सी बुक थी, पहले का नाम था तहकीक-ए-हिंद को आप कह सकते हैं, हिंद मतलब होता है भारत और तहकीक माने होता है खोज, अर्थात कह सकते हैं कि भारत की खोज, ठीक है। इस बुक का नाम है भारत की खोज, तहकीक-ए-हिंद। और तहकीक-ए-हिंद इतनी महत्वपूर्ण बुक है कि दोस्तों इसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन किया गया। एडवर्ड सांची जो है 1885 में इसका क्या करता है, अंग्रेजी अनुवाद करता है तहकीक-ए-हिंद, क्योंकि तहकीक-ए-हिंद भारत के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली एक बुक है। तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो किया था वो एडवर्ड सांची ने किया था। और दूसरी जो बुक लिखी थी इसने किताब-उल-हिंद लिखा, किताब-उल-हिंद लिखा। तो दोनों को याद रखेंगे, एक तो किताब-उल-हिंद और एक तहकीक-ए-हिंद, 2 बुक लिखी हैं। किसने, अल-बरूनी ने। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी, आपको पता है कि महमूद गजनवी ने भारत को लूटने के लिए लगभग 1000 से लेकर आप देखेंगे यानी कि 1000 से लेकर के 1027 तक इसने क्या किया था, भारत पर अटैक किया था। सन यानी कि 1000 से लेकर 1000 AD से लेकर लगभग 1027 तक, ठीक है, इसने आक्रमण क्या किया था, अटैक किए थे और लगातार भारत को लूटा था, सोमनाथ मंदिर और बहुत ज़्यादा धन लूट के ले गया था। इसका मेन मकसद भारत में धन लूटना ही था। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। खैर, दूसरा जो अरब ऑथर है वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता दोस्तों
14th सेंचुरी एडी में आया था ये, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि तुगलक डायनेस्टी के समय में आया था भारत में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्यारे दोस्तों इसको दिल्ली का काजी यानी कि मौलवी काजी यानी कि एक प्रकार का ये न्याय व्यवस्था का हेड होता था काजी, ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और इसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बना के चाइना भेजा है और दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इसने दोस्तों एक बुक लिखा, बड़ा ही फेमस बुक है, रहेला इसने बुक लिखा है। और ये कौन सी भाषा में, क्योंकि ये मोस्टली जो है अरब के थे तो अरबी भाषा में ही लिखेंगे। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता प्यारे दोस्तों कि अदर अरबी ऑथर्स कौन कौन से हैं, तो अदर जो अरबी लेखक हैं उनके भी नाम याद रख लेना। सुलेमान है, फरिश्ता है, हसन निजामी है, अल बिलादुरी, तो देख लेंगे अल बिलादुरी, हसन निजामी, फरिश्ता और सुलेमान। तो ये था प्यारे दोस्तों पूरा का पूरा मैंने बताया आपको, ये पूरा का पूरा हमने बताया विदेशी यात्रियों के वृत्तांत अर्थात भारतीय इतिहास को जानने के विदेशी स्रोत। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्राचीन भारत का सीरीज आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्यारे दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें नए वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप अपने दोस्तों को डाल सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, या फिर आप ये चाहते हैं कि हाँ कोई और आपकी क्वेरी है किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मैं अभी इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जल्दी ही आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी को मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है, जिस प्रकार मैं आपका इतिहास को एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि एक अननोन जो बिल्कुल नहीं जानता इतिहास के बारे में वो भी समझ सकता है। हम एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतिहास को पढ़ रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।